नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषय और कुछ नए वीडियो को लेकर। तो आज हम आपसे बात करेंगे। आज दोस्तों डॉक्टर लोहिया का जन्म की पुण्यतिथि है और आज उसी पे हम बात करेंगे। और डॉक्टर लोहिया उन लोगों में से थे उन डॉक्टर लोहिया उन लोगों में से थे जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने का साहस किया। उसके पहले कि मैं उनके ऊपर और लंबी बात करूं, मैं मतलब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं और उनके ऊपर अर्पित करता हूं श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर लोहिया के शब्दों से ही बात करूंगा। डॉक्टर लोहिया अपने आप को गांधीवादी मानते थे, वो थे भी। गांधी को उन्होंने आगे बढ़ाया, गांधी के विचार को उन्होंने लोगों के सामने रखा। और डॉक्टर लोहिया गांधी मतलब 3 तरह के गांधीवादी मानते थे। और 3 तरह के गांधीवादियों में एक तो गांधीवादी वो मानते थे सरकारी गांधीवादी, जो सरकार के अंदर रह करके गांधी जी के से विमुख हो गए और गांधी पर को पल पल मारने का काम कर रहे थे। और दूसरे थे मठी गांधीवादी। मठी गांधीवादी उन्होंने उनको कहा जिन्होंने रचनात्मक कामों के नाम पर संस्थाएं बनाई और संस्थाओं में अपने ऐशो आराम के साधन जुटाए। और तीसरा जो है गांधीवादी वो थे जो कुजात गांधीवादी। जो कुजात गांधीवादी थे उन्होंने वो न तो सरकार में गए और न कोई संस्थाएं बनाई, न कोई साधन जुटाए, और हमेशा गांधी के विचार के साथ और सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के दर्शन को, सभ्यता के बदलने को के दर्शन को, पश्चिमी सभ्यता के भोगवादी संस्कृति को बदलने के लिए प्रयास करते रहे। तो ये गांधी जी का वो था। तो डॉक्टर लोहिया उन तीसरे गांधीवादी लोगों में से थे। हमने अभी किशन पटनायक की एक किताब है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। ये किताब तो बहुत पुरानी है, 2000 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये अवेलेबल भी नहीं थी, ये अभी उन्होंने छपवा करके हमको दी है। तो ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक विकल्पहीन नहीं है दुनिया के गांधी के मर्म खंड के आलेख, गांधी, लोहिया और आधुनिक भारत, गांधी, लोहिया और आधुनिक भारत विषय पर डॉक्टर पूर्व सांसद किशन पटनायक ने एक लेख लिखा था। और उस लेख के हवाले से हम आपको कुछ बातें बताएंगे। और वो लेख तो क्योंकि बहुत लंबा है, तो पूरा वीडियो बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमने उसके कुछ पार्ट अलग किए हैं और वो ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले कि मैं इस लेख को पढ़ूं, मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। और फ़ायदा ये है कि हम जब भी कभी नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करें और फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और अच्छा अग्रसर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अच्छा, तो मैं ये आलेख का वाचन करता हूँ। किशन पटनायक से ये विचार हमने उनकी पुस्तक विकल्पहीन नहीं है दुनिया के गांधी के मर्म खंड के आलेख, गांधी, लोहिया और आधुनिक भारत, चूँकि लेख लंबा है तो हमने इसका
पटनायक के लोहिया संबंधित विचारों को ही यहाँ प्रकट करने का काम किया है। किशन पटनायक की दृष्टि से डॉक्टर लोहिया को देखने से वास्तव में डॉक्टर लोहिया कुजात गांधीवादी ही लगते हैं। गांधी के समझकर उसे बार बार व्यवस्था से टकराने में काम में लेते हैं। किशन पटनायक लिखते हैं कि गांधीवादियों को एक ऐसा संप्रदाय है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। डॉक्टर लोहिया खादी पहनते थे लेकिन चरखा नहीं काटते थे। वह यह कहना सही होगा कि जो चरखा नहीं काटता है वो गांधीवादी नहीं कहला सकता। यही नहीं, लोहिया नास्तिक भी थे। वह मत निषेध को अहमियत नहीं देते थे। हालांकि उन्होंने भारत में कभी नहीं पीने की कसम खाई थी। वह विवाहित थे लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं थे। और महात्मा गांधी के डांटने के बाद उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, लेकिन गांधी की मृत्यु के बाद फिर से पीना शुरू कर दिया। 1956 में जब उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली तब फिर उन्होंने हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी। लोहिया के गांधीवादी नहीं होने का लक्षण उनकी जीवन का तीखा और कड़वी होना भी है। वो तीखे बोलते थे और कड़वा भी बोलते थे। लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन वो सच बोलते थे। अपने विरोधियों को इस तरह फटकारते थे कि उससे कभी कभी कटुता पैदा हो जाती थी। शुरू में उन्होंने भूदान आंदोलन का समर्थन किया कि यह एक समाजवादी आंदोलन है, लेकिन बाद में जब देखा कि पंडित नेहरू और उनकी सरकार भूदान आंदोलन का संरक्षण कर रही है और विनोबा भावे उस सरकारी संरक्षण को स्वीकार कर रही है, तब डॉक्टर लोहिया ने विनोबा भावे को सरकारी राजनीतिक संत कहना शुरू कर दिया। नेहरू की वसीयत का भी मखौल उड़ाते हुए वो कहते हैं कि सारे गहने तो पहले ही अपनी बेटी को दे दिए और अब आप ये वसीयत लिख रहे हैं। लोहिया ने अपने विपक्षों पर जिस तरह प्रहार किए, विशेष तौर पर नेहरू पर, वो गांधीवादी तरीका तो नहीं था। उनकी पोशाक और जीवन शैली का भी उन्होंने उपहास उड़ाया। नेहरू एक वक्त लोहिया के आधे गुरु थे और महात्मा गांधी पूरे गुरु। इस तरह लोहिया के 1.5 गुरु थे। डॉक्टर लोहिया ने गांधी से एक बहुत बड़ा गुण सीखा, अपरिग्रह। उनके पास कुछ पुस्तकें और यात्रा में काम आने वाला बक्से में 3-4 जोड़ी कपड़े के अतिरिक्त कोई सामान नहीं था। उनके पास किराए का मकान तक नहीं था और न ही बैंक में खाता था। यूसुफ मेहर अली उन्हें प्यारा आवारा कहा करते थे। मृत्यु के समय उनके पास कुछ नहीं था। वे गांधी जी के इस नुस्खे पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि सादगी भारत की समृद्धि की कुंजी है, यानी सादगी और मितव्ययिता से ही भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है। इसलिए उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी अंग्रेज शासकों द्वारा खाली किए गए महलों में रहें। आज के शासक तो अपने लिए नए महल बनवा रहे हैं। उन्होंने उस समय राष्ट्रपति का इतने बड़े घर का भी सवाल उठाया था कि राष्ट्रपति छोटे घर में क्यों नहीं रह सकता है। आज के शासक तो अपने लिए नए महल बनवा रहे हैं, 8,500 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, दिन में 5-6 बार पोशाकें बदलते हैं। लोहिया के चेलों को भी ये सब कैसे अच्छा लग सकता है। तो डॉक्टर लोहिया ने नेहरू की इसलिए
नेहरू को इसलिए निशाने पर लिया कि उस समय उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वही महानतम नेता थे जिन्होंने गांधी के नेतृत्व में चले आज़ादी के आंदोलन से फले फूले मूल्यों से अपने को विमुख कर लिया। गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी रूप में देखा था। लोहिया ने एक सार्वजनिक व निजी दोनों खर्चों की एक सीमा बांधने का कहा। डॉक्टर लोहिया 1950 से 60 के बीच में नेहरू को निशाने पर लेते हैं, और वो इसलिए कि 1950 से 60 के बीच में ही देश किस तरफ जाएगा यह दिशा तय हो रही थी। वे चाहते थे कि देश गांधी की दिशा में आगे बढ़े। वे गांधी की दिशा की वकालत कर रहे थे। नेहरू देश को उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर ले जाना चाहते थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में दोनों तरह के मंत्री थे, वामपंथी भी और दक्षिणपंथी भी, और दोनों एक दूसरे की आलोचना करते थे और आरोप भी लगाते थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की पचमढ़ी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोहिया ने भारत में समाजवाद की नई सैद्धांतिक नींव के रूप में माना गया है। उनका भाषण जो था वो नया सिद्धांत माना गया। इसके पहले तक सोशलिस्ट पार्टी पर मार्क्सवाद की छाया नजर आती थी। लोहिया ने इस सम्मेलन में घोषणा की कि न मार्क्सवादी न गांधीवादी, और दोनों साथ साथ। ये भी कहा कि न मार्क्स विरोधी न गांधी विरोधी। उन्होंने कहा कि इस सदी में ने केवल एक ही प्रवर्तक महात्मा गांधी को और एक ही आविष्कार अणुबम, दो ही चीज़ें जो है खास बनाती है, को जाना जाता है। यह आविष्कार आधुनिक सभ्यता की परिणति है और प्रवर्तक एक ऐसी खोख से बाहर आया है कि जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, या जो अभी तक शक्ति संपन्न नहीं हुआ है। आधुनिक सभ्यता ने विचार को पूरी तरह ताकत के सेवा में लगा दिया है। डॉक्टर लोहिया ने इस भाषण में इस बात को भी ध्यान दिलाया कि पूंजीवाद और साम्यवाद, कम्युनिज्म मौजूदा सभ्यता के एक ही तंतुजाल के दो हिस्से हैं। आधुनिक सभ्यता पर लोहिया की टिप्पणी का सार गर्भित है, क्योंकि गांधी को छोड़कर हमारे युग के सभी सामाजिक चिंतकों, खासतौर से राजनीतिक चिंतकों और विचारकों ने आधुनिक सभ्यता के दायरे के भीतर ही दुनिया को बदलने की चेष्टा की है। वही इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आधुनिक सभ्यता का नई टेक्नोलॉजी से अभिन्न संबंध है। उनका एक ही अर्थ है, वे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। डॉक्टर लोहिया ने सभ्यता के मामले पर गहराई से विचार किया और उसे एक ज्वलंत प्रश्न की तरह उठाने की चेष्टा की। इतिहास के दर्शन या फलसफे में उनकी पुस्तक इतिहास चक्र एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट योगदान है। इतिहास को वह सभ्यताओं की दृष्टि से देखते हैं। वो इस बात से योगदान है, इतिहास को वो सभ्यता बहुत उदास होते हैं कि चक्र के ऊपर कुछ लोगों का आधिपत्य होता है और कुछ लोग ही उसी चक्र से कुचले जाते हैं, पर इस चक्र के धर्म घूमने की संभावना बनी रहती है। इस अवधारणा के पीछे संकेत एक ऐसी दुनिया का है जिसमें समस्या संभव बराबरी हो,
इस पुस्तक में लोहिया के तर्क और उनकी भाषा यूरोपियन विचार दर्शन से अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन उसका मर्म और सार तत्व गांधी से आता है। विश्व का पुनर्निर्माण करने के संदर्भ में गांधी और लोहिया दोनों को ही आधुनिक सभ्यता के घोर असंतोष था और दोनों ये मानते थे कि आविष्कार करना ही होगा। दोनों के विचार केंद्र में ये बात थी कि संसार का पुनर्निर्माण आधुनिक सभ्यता के आधार पर नहीं हो सकता है। लोहिया बार बार टेक्नोलॉजी से टकराते हैं, प्रश्न को उठाते हैं। इस सवाल से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। अंत में गांधी के जवाब से ही उनका हल ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी के सवाल पर उनका सही जवाब है, वही जवाब है जो गांधी जी का है। अक्टूबर 1926 के यंग इंडिया में गांधी ने लिखा था, भारत की अमेरिका या इंग्लैंड न बनाने के लिए दुनिया के कुछ अन्य जातियों और स्थानों को ढूंढना होगा ताकि उनका शोषण किया जा सके। लोहिया मानते हैं कि पश्चिम की आर्थिक समानता की अवधारणा प्राचुर्य पर आधारित है। प्राचुर्य होगा तो सबको मिलना संभव है। लोहिया लिखते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप प्राचुर्य का युग आएगा, यह एक दयनीय सवाल है जो बुद्धि और विवेक का परित्याग करता है। सचेत रूप से एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को शक्ल देने की जरूरत है जो राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के बीच की खाई को पाटे। मौजूदा औद्योगिक मौजूदा औद्योगिक टेक्नोलॉजी इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। उसके द्वारा लक्ष्य पूरा किया जाना अत्यधिक संदेहास्पद है। मानव जाति जो विशेष बात की मानव जाति को एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक ढांचा इजाद करना होगा जो समता की क्रांति को मूर्त रूप प्रदान कर सके। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाले राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के गौरव और व्यक्तियों के ऊंचे जीवन स्तर का चकाचौंध करने वाला पक्ष इतना ज़्यादा मादक हो सकता है कि अधिकांश लोग गलत सही का निष्कर्ष करने की बुद्धि को खो डालते हैं और अपने ही हित के प्रतिकूल कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका एकमात्र प्रतिकार और इलाज यही है कि वर्तमान सभ्यता की विध्वंस लीला और एक नई सभ्यता के निर्माण की आवश्यकता के बारे में बड़े पैमाने पर चेतना का विस्तार हो। इसके लिए संकल्प करने एक प्रयत्न की जरूरत होगी। एशिया के देश साम्राज्यवाद और इस स्थिरतावाद की साम्राज्यवाद की आलोचना तो करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। भारत में गांधी और लोहिया को छोड़कर और किसी भी लेखक या
चिंतक विचारक ने पश्चिमी व्यवस्था को छोड़ने और उसकी जगह नई व्यवस्था को लाने के बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं। आधुनिक सभ्यता को छोड़ने की बात सोचते ही अव्यवहारिकता और विकल्पहीनता के हटीले पर प्रतिवाद उठ खड़े होते हैं। आधुनिक दुनिया के गरीब देशों में अपने संकल्प के द्वारा दुनिया को बनाने की इच्छा लंबे समय तक रुक गई है। उनकी आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को रौंदते हुए ग्लोबीकरण का रथ आगे बढ़ रहा है, और जब भी वे अपनी अर्थव्यवस्था और प्रभुसत्ता पर विदेश की कंपनियों के हमले का विरोध करने की चेष्टा करते हैं तो उसका मुंह इन आप्त वचनों के द्वारा बंद कर दिया जाता है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। मार्क्सवादियों ने उदारीकरण यानी छुट्टे बाजारवाद को और की मनमानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकल्प पेश करना छोड़ दिया है। इसी संदर्भ में गांधी और लोहिया के महत्व और उनके विचारों की प्रासंगिकता और सार्थकता को समझा जा सकता है। विचारों में महत्व के तो जानना चाहते हैं, वे इस बात को समझें कि महान विचारों की उपयोगिता महान विचारों के विवेचनों और नव निर्माण के विमर्शों से उन सबको जो कठिन परिस्थितियों में प्रचलित अन्याय का विरोध कर रहे हैं, अपार मानसिक बल देता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, विश्व शांति, ईश्वर और पराभव, इनमें से प्रत्येक गांधी की दुनिया में अपना स्थान, अगर हम गांधी को इतिहास का प्रवर्तक, आलोचना का नेता, एक पैगंबर, एक युग पुरुष या इस तरह के गुणों को और प्रतिभावान व्यक्ति मानते हैं, तो हम उसे एक ऐसी हस्ती के रूप में भी स्वीकार करना होगा जिसमें मानव सभ्यता को बदल डालने का संकल्प था, लेकिन इस महान काम के लिए सहयोगी नहीं थे। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद गांधी ने कबूल किया था कि वह सोशलिस्टों की तरफ, जो उसे उस समय बहुत कम हैसियत वाले नेता थे, झुके रहे हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ये अपने आलेख में लिखा है। आपको अपना गांधी चुनना होगा, या तो उसे महज एक ऐसा आंदोलन या तो आपको ऐसा एक अनबेला व्यक्ति मानना होगा जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जागरण के एक काल समय में अपरिहार्य और अनिवार्य बन गया था। पर आधुनिक युग का महानतम व्यक्ति जो दुनिया को संकट से उबारने का रास्ता दिखा रहा था, मानव बनाम आधुनिक सभ्यता का संकट बना हुआ है। आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ लोहिया ही अकेले नेता थे जिनके एजेंडे में भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के पश्चिमीकरण की नेहरू की योजना का मुकाबला करने और उसके प्रतिकार करने की जनता को एकजुट करने का हठीला आग्रह था। छोटी मशीनें और छोटे उद्योग जैसे आर्थिक शब्द
और पद लोहिया ने गढ़े थे। शब्द विकेंद्रीकरण शब्द के चयन को लोकप्रिय बनाया आधुनिक और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों ने। विकेंद्रीकरण को की अवधारणा को के बारे में शुमाकर और पर्यावरणवादियों से जाना। विकास के पश्चिमी मॉडल का गांधी ने जो विकल्प रखा वह उनके समग्र विचार और चिंतन की तार्किक परिणति है। गांधी का तर्क व्यापक और भयानक शोषण के कारण और भारी व विषमतम की खाइयों को के जो आधुनिक सभ्यता की खासियत है विश्लेषण के इर्द गिर्द बनाया गया है। ये शोषण और विषमताएं आर्थिक साम्राज्यवाद की उपज है और उसकी वजह से है इतने बड़े पैमाने पर शोषण पूंजीवाद द्वारा अपनाई गई टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव है। मशीनों का इस तरह के तरीके से निर्माण किया जाता है कि वे उपमहाद्वीपों के आर पार जाकर उत्पादन और प्रबंधन की प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण कर सकें। ऊंच नीच की श्रेणियों और विषमताओं केंद्रीकरण की उपज है और उसकी तार्किक परिणति है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और गैर बराबरी व विषमता कम करने और उसको राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के भीतर समानता व समता लाने की किसी भी प्रयास का लक्ष्य केंद्रीकरण की प्रक्रिया और उसकी मशीनरी को बेदखल कर उसके स्थान पर नए प्रक्रियाओं और नई मशीनरी को स्थापित करना ही होगा। इसलिए विकेंद्रीकरण आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन का विरोधी है। यहाँ डॉक्टर लोहिया इस बात की और भी ध्यान दिलाते हैं कि विकेंद्रीकरण का नतीजा एक उत्पादकता का या उत्पादन से कमी होना नहीं है होना नहीं होगा। इसलिए वह चरखा और छोटी मशीन के बीच फर्क करते हैं। छोटी मशीन की कल्पना के पीछे विकेंद्रीकरण की बात तो थी ही, साथ में उत्पादकता के ऐसे स्वर्ग की भी जिसे आधुनिक जमाने का न कहा जाए। इस बात को लोहिया इस प्रकार कहते हैं, विकास के कुल खर्च का आधे और 3/4 के नीचे का एक हिस्सा पूंजी के तौर पर उस औद्योगिक क्षेत्र में लगाना चाहिए जो अतीत के कुटीर उद्योगों को उतना ही दूर हो जितना कि आज के पैमाने से बिन्नी वस्त्र कपड़ा उद्योग है, और न ही चरखा वरन छोटी इकाई वाली मशीनें। हमारा ध्येय हम अमेरिका और रूस की वृहत्ताकार मशीनें नहीं चाहते और न ही प्राचीन भारत के जीर्ण उपकरण, न स्वचालित करगा और न ही चरखा। हम तो बिजली द्वारा चलाए जाने वाली छोटी इकाई वाली मशीनें चाहते हैं। हम महात्मा गांधी का प्रेत नहीं, उनके सिद्धांत चाहिए। तो ये विचार थे डॉक्टर सांसद पटनायक के डॉक्टर लोहिया के बारे में। और डॉक्टर लोहिया ने वास्तव में बहुत सभ्यता का और टेक्नोलॉजी के सवाल को खड़ा किया था और विकेंद्रीकरण की बात कही थी। वो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी चाहते थे, उन्होंने चौखंबा राज की बात भी कही थी। तो इस तरह से देखते हैं कि लोहिया गांधी के सच्चे और मतलब गांधी के अनुयायी थे और उनकी विरासत के जो को आगे बढ़ाने वाले थे। ये लेख हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है ये वीडियो भी। तो एक बार फिर आपसे ये अपील, आपको ये आशा है आपको ये लेख अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लेख थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है और सभ्यता के सवाल को ज़्यादा उठाता है, समानता के सवाल को ज़्यादा उठाता है। इसलिए लोगों को इसमें
अरुचि भी हो सकती है, क्योंकि आज तो सभ्यता मतलब आज तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो लेकिन अगर आपको एक नई दुनिया बनानी है, नया संसार बनाना है, तो हमको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जो विषमता है उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। और वो विषमता जब तभी समाप्त हो सकती है जब पूंजी का दखल कम होगा। तो यहीं पे मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये लेख पसंद आया होगा। एक ये निवेदन फिर करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने अ, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छे और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।